आप लोग कमेंट्स नहीं करते, इसलिए मैं भी अब छोटा चैप्टर हाई दूंगा। दुश्मन। माही ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारे शिष्य को कब मारा? जरा सोच समझकर बोलो। साफ बता रही हूं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। अपने शिष्य की मौत का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ने की मत सोचना, उसका चेहरा भी उतना ही सख्त और बदरंग हो चुका था। मास्टर नक्शबादल तुरंत खड़ा हो गया और उंगली उठाकर माही की तरफ इशारा किया। अब भी नहीं मान रही? मैंने अपने शिष्य की लाश पर तुम्हारी आभा महसूस की है। मैं गलत नहीं हो सकता। तुम कातिल हो। मैं हर हाल में अपने शिष्य का बदला लूंगा। उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आएंगी, नजर में दरिंदगी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह माही से हद से ज्यादा नफरत करने लगा हो। माही भी खड़ी होने ही वाली थी कि तभी वेदांत की ठंडी आवाज गूंज उठी, कम से कम बात करने का ढंग तो रखो। उंगली उठाकर आरोप लगाना बंद करो, वरना मुझे मजबूर मत करना कि मैं खुद एक्शन लूं। जिस तरह वेदांत ने माही को खुले तौर पर प्रोटेक्ट किया, उसे देखकर नताशा के दिल में जबरदस्त जलन उठी। नताशा ने अपनी जांघ जोर से भींच ली। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। कहा जाता था कि वेदांत कारजोल टाउन का नंबर 1 मेटाफिजिकल मास्टर है, जो पूरी दार्शनिक एसोसिएशन को कंट्रोल करता है। इतना यंग और टैलेंटेड इंसान माही के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों है? काश जिसे वो बचा रहा होता, वो मैं होती। जब माही ने देखा कि उसका सीनियर उसके लिए बोल पड़ा है, तो वो ठंडे चेहरे के साथ वापस बैठ गई। वेदांत कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। माही की पलकों में हल्की सी झंझनाहट हुई। मास्टर प्रेम के लोग आ चुके थे। वेदांत ने स्क्रीन पर नाम देखा तो हल्का सा चौंक गया। ये वही था। उसने फोन उठाया और बोला, एल्डर वरिष्ठ, क्या बात है? दूसरी तरफ से एक कमजोर लेकिन घबराई हुई आवाज आई, मास्टर वेदांत, सुना है आप भी मुंबई में हैं, इसलिए आपकी मदद चाहिए। मैं और मेरा शिष्य गलती से एक एंशियंट बैटलफील्ड में फंस गए हैं। यहां बैड ऑरा बहुत ज्यादा है। हम दोनों बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर एंट्री सील नहीं की गई, तो आसपास के रेजिडेंट्स पर बड़ा असर पड़ेगा। प्लीज तुरंत आ जाइए। मेटाफिजिकल मास्टर्स अक्सर अलग अलग रूइंस में जाते रहते हैं। वहां ना सिर्फ मैजिक वेपन के लिए नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा की जाती है, बल्कि कभी कभी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। यहां तक कि कल्टीवेशन मैनुअल भी। वेदांत ने एक नज़र वहां बैठे लोगों पर डाली और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अभी मेरे पास काम है। क्या मैं थोड़ा फ्री होकर आ सकता हूं? फोन के उस पार से आवाज और ज्यादा बेचैन हो गई। नहीं, बैड ऑरा बहुत फैल चुकी है। अगर अभी सील नहीं किया गया, तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। मास्टर वेदांत, प्लीज तुरंत आइए। वेदांत ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं अभी निकलता हूं। बहुत अच्छा। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूं। प्लीज जल्दी आइए, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। दूसरी तरफ से जल्दी जल्दी कहा गया। ठीक है, समझ गया, कहकर वेदांत ने फोन रख दिया। फोन रखते ही उसने माही की तरफ देखा और बोला, सीनियर वरिष्ठ आचार्य और उनके शिष्य एंशियंट बैटलफील्ड में फंसे हैं। किलिंग ऑरा बाहर लीक हो रही है। मुझे तुरंत जाना होगा। तुम भी मेरे साथ चलोगी? माही ने पल भर सोचा और भौहें चढ़ाई। सीनियर वरिष्ठ आचार्य और सीनियर ब्रदर कनित दोनों फंसे हैं। लेकिन यहां उसकी नजर अनायास ही मास्टर नक्शबादल पर चली गई। मास्टर नक्शबादल की आंखें फैल गईं। मैं साफ कह देता हूं, भागने की मत सोचना। आज अगर ये मामला नहीं सुलझा, तो आगे कोई बातचीत नहीं होगी। उसने सिर घुमा लिया, अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी। मास्टर प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मास्टर नक्शबादल उसकी सोच से ज्यादा चालाक निकला। उसे भी समझ आ गया था कि माही को जाने नहीं देना चाहिए। मास्टर प्रेम ने भी कहा, बिल्कुल। आज हम यहां मास्टर नक्शबादल और माही के बीच का मामला सुलझाने आए हैं। मेरे पास बार बार आने का टाइम नहीं है। माही, तुम्हें यहीं रुकना होगा। मास्टर वेदांत, आप पहले चले जाइए। मास्टर नक्शबादल यहां कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर उसने वेदांत की तरफ आश्वासन भरी नजर डाली।
वेदांत की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, जैसे उसे चिंता हो रही हो। माहौल थोड़ी देर के लिए जम सा गया, तभी माही ने खुद पहल की और बोली, कोई बात नहीं सीनियर, आप पहले सीनियर अंकल और बाकी लोगों को बचाने जाइए। यहां मैं संभाल लूंगी। आप जल्दी ही वापस आ जाएंगे, उसने खुद वेदांत को जाने दिया। वेदांत ने थोड़ी हिचक के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जाता हूं। मेरा इंतजार करना। वो बाहर की तरफ कुछ कदम बढ़ा ही था कि अचानक कुछ याद आया। उसने पलटकर माही को देखा और बोला, माही, मेरे लिए एक टैक्सी बुला देना। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज देता हूं। मुझे ड्राइविंग नहीं आती। माही ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी टैक्सी बुक करती हूं। ये सुनते ही मास्टर प्रेम की आंखों में रोशनी चमक उठी। उसने चुपचाप अरनिया जी की तरफ एक नजर डाली। अरनिया जी तुरंत समझ गईं। उन्होंने वेदांत से कहा, मास्टर वेदांत, टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। ओबेरॉय फैमिली के पास ड्राइवर है, उसी से आपको भेज देते हैं। यह ड्राइवर पहले से ही मास्टर प्रेम के संपर्क में था। असल में सब लोग बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि वेदांत कार में बैठे। वेदांत ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं आपकी कार ही इस्तेमाल कर लेता हूं। उसे मास्टर प्रेम की पूरी प्लानिंग पता थी और वो तैयार था उसी के जाल में उसी को फंसाने के लिए। वेदांत नीचे गया और ड्राइवर की कार में बैठ गया। जैसे ही वेदांत वहां से गया, पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो गया। सबसे पहले मास्टर नक्श बादल ने ठंडी आवाज में कहा, माही, आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा, नहीं तो हमारी ब्लैक मैजिक मास्टर क्लैन तुम्हारा पीछा करेगी। उसने शुरुआत ही सख्त शब्दों से की। माही जरा भी नहीं डरी। उसने आराम से कहा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये सब मैंने किया? तुम्हारी आईक्यू के हिसाब से तो लगता है तुम्हें किसी ने इस्तेमाल कर लिया है और तुम अभी भी उसके लिए पैसे गिन रहे हो। नामुमकिन, मास्टर नक्श बादल ने गुस्से में कहा, मैंने सबूत देखे हैं। माही ने बगल में बैठे मास्टर प्रेम की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो सबूत मास्टर प्रेम ने बनवाए हैं। तुम्हें इस्तेमाल किया गया है और फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। कितना मजाकिया है। मास्टर प्रेम का चेहरा बदल गया। वो खासा और गंभीर आवाज में बोला, माही, आज मैंने तुम्हारी मदद की है। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अगर आज की बात बाहर गई तो मेरी पूरी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। मास्टर प्रेम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माही ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, अच्छा नाटक कर लेते हो। यही तुम्हारा काम है। ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं। मास्टर प्रेम उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माही को सच में कितना पता है। बगल में खड़े मास्टर नक्श बादल के चेहरे पर भरोसा टूटने वाला भाव था। माही, क्या तुम टाइम पास कर रही हो? तुम मास्टर प्रेम पर इल्जाम लगा रही हो? क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? क्या तुम इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती? मुझे क्या सुलझाना है? माही ने सीधे कहा। मैंने किसी को नहीं मारा। उसके चेहरे पर जरा भी हिचक नहीं थी। क्या तुम दूसरों की हर बात मान लेते हो? खुद सोच नहीं सकते? उसने मास्टर नक्श बादल को तिरछी नजर से देखा। हालांकि मास्टर नक्श बादल जानता था कि ये सब एक्टिंग है, फिर भी वो बहुत गुस्से में था। तुम्हें सोचने नहीं आता। मैं मास्टर प्रेम पर पूरा भरोसा करता हूं। फूट डालने की कोशिश मत करो। और मेरे पास तुम्हारे क्लिके सबूत हैं। ये कहते हुए उसने फोन निकाला और लाश पर बने निशान माही को दिखाए। माही फिर से ठंडा सा हंसी। लाश के निशान नकली नहीं हो सकते। जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वही सच नहीं होता। समझते हो? उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। मास्टर नक्श बादल गुस्से से फोन बंद करके माही की तरफ उंगली उठाने लगा। तुम आज यहां करना क्या चाहती हो? साफ साफ दिख रहा है कि मेरे शिष्य को तुमने मारा है और फिर भी बहस कर रही हो। अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो आज यहां बात खत्म। तो खत्म ही सही, माही ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। बगल में खड़ी नताशा बेचैन हो रही थी। अब तक लड़ाई क्यों नहीं हुई? उसने सुना था कि मास्टर नक्श बादल साउथ वेस्ट ब्लैक मैजिक किंग का मास्टर है।
वो माही से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और माही को रोते हुए गिरा देगा। वो बस माही को बुरी हालत में देखना चाहती थी। अरनिया जी की आंखों में शक था। माही की बातों से लग रहा था कि उसने सच में कत्ल नहीं किया, बल्कि किसी और ने उसे फंसाया है। अरनिया जी समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे। किसी की जान लेने की सजा जान होती है, लेकिन वो माही को मरते नहीं देखना चाहती थी। साइड में खड़े मास्टर प्रेम भी बेचैन था। मास्टर नक्शबादल आज भी उतना ही चिड़चिड़ा था और माही भी उतनी ही तेज ज़बान वाली। फिर भी दोनों में लड़ाई क्यों नहीं हो रही थी, उसे भी बेचैनी हो रही थी। दार्शनिक वीर ने भौहें सिकोड़कर मास्टर प्रेम को इशारा किया। मास्टर प्रेम ने हल्का सा सिर हिलाया। अभी समय नहीं आया था। वो दुश्मन को अलर्ट नहीं कर सकता था। वेदांत अभी अभी कार में बैठा था। उसे माही पर तभी हाथ डालना था जब वो काफी दूर निकल जाए। अगर लड़ाई शुरू होते ही वेदांत वापस आ गया तो आज का पूरा खेल बेकार हो जाता। मास्टर प्रेम ने खुद को शांत रहने को कहा। माही, तुम्हारा मतलब क्या है? मास्टर नक्शबादल की आंखों में आग थी। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो क्या तुम जान देकर चुकाना चाहती हो? माही ने उसे नजरअंदाज करते हुए फोन निकाला और 2 मैसेज भेजे। जान के बदले जान? सिर्फ तब जब मैंने मारा हो। मैंने किसी को नहीं मारा। लाश पर निशान होने से ये साबित नहीं होता कि वो मैंने किया। क्यों साबित नहीं होता? मास्टर नक्शबादल गुस्से में खड़ा हो गया। तुम नीच औरत! तुम! गुस्से में उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई। अरनिया जी ने बीच में कहा, मास्टर नक्शबादल, शांति रखिए। बैठकर बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, इतना गुस्सा मत कीजिए। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। खुलासा। मास्टर नक्शबादल बैठ गया और सामने रखा हुआ पानी का बड़ा गिलास एक ही बार में गटक गया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उधर दूसरी तरफ, जैसे ही अबीर को माही का मैसेज मिला, उसने बिना एक पल गवाए तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसने पहले से एडिट किया हुआ पोस्ट सीधे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, ताकि बाहर की दुनिया सब कुछ देख सके। पोस्ट की शुरुआत में लिखा था, हेलो एवरीवन। हाल ही में इंटरनेट पर मेहरा फैमिली को लेकर कई गलत बातें फैलाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे खुद सामने आकर सब साफ करना चाहिए। मेरा कभी भी पब्लिक रिसोर्सेज लेने का इरादा नहीं था। अगर मेरी वजह से किसी को परेशानी हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करें। इसके अगले पैराग्राफ में अबीर ने अपनी पहचान एक नाजायज औलाद के रूप में उजागर कर दी। उसने साफ साफ बताया कि उसकी मां का एक और आदमी के साथ 20 साल से ज्यादा समय तक रिश्ता था और वही आदमी उसका असली जैविक पिता था। उसने लिखा कि वो कभी भी उस जैविक पिता को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया कि वो मेहरा फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रहा है और मेहरा फैमिली की किसी भी संपत्ति पर उसका कोई हक नहीं होगा। पोस्ट के साथ उसका और मीनाक्षी जी का पैटर्निटी टेस्ट सर्टिफिकेट भी अटैच किया गया था। जैसे ही ये पोस्ट इंटरनेट पर आई, पूरे नेटवर्क पर भूचाल आ गया। क्या सच में अमीर फैमिली इतनी गंदी होती है? बेस्ट एक्टर युवराज सच में बहुत बेचारा है। एक फैन होने के नाते मुझे पहले से लगता था कि मिसेज मेहरा उसे प्यार नहीं करती। अब समझ आया, क्योंकि उनका खुद का लवर था। मतलब युवराज असल में नैतिक जी का बेटा है। नैतिक जी वाकई बहुत बदकिस्मत हैं। इतने सालों तक धोखा खाते रहे। मतलब युवराज के पिता ने इतने साल किसी और के बच्चे को पाला और वो बच्चा अब भी उन्हें पापा कहता रहा। जब नैतिक जी को सच पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। ये कोई इंसान कैसे कर सकता है? मीनाक्षी जी ने कमाल की प्लानिंग की थी। अमीर घर में शादी की, फिर अपने अफेयर के बेटे को गोद लिया हुआ बेटा बनाकर पाला। सच में वाह! असल में अबीर भी बहुत बदकिस्मत है। अगर मुझे अपने जन्म की सच्चाई ऐसे पता चले तो शायद जीने का मन ही न करे। बेचारा युवराज। कुछ ही देर में हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार कमेंट्स आ गए। यहां तक कि मुंबई की हाई प्रोफाइल लेडीज तक को ये बात पता चल गई। उन सबने मीनाक्षी जी के काम को घिनौना बताया। मीनाक्षी जी पूरे शहर में एक मजाक बन गई और नैतिक जी मुंबई के सबसे ज्यादा दया के पात्र इंसान बन गए।
उनके दोस्त लगातार फोन और मैसेज करके उन्हें संभालने के लिए कह रहे थे कि वो खुद को टूटने न दें। जब पूरा इंटरनेट तमाशा देख रहा था, तभी एक एक्सपोज में माहिर मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी एक पोस्ट डाल दी। उस पोस्ट में साफ लिखा था कि मीनाक्षी जी ने पैसे देकर एक ब्लैक मैजिक मास्टर को लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हायर किया था। साथ ही पीड़ितों की पूरी डिटेल भी दी गई थी। शुरुआत में मीनाक्षी जी का टारगेट माही थी, लेकिन आखिरकार नुकसान ओबेरॉय फैमिली की एक महिला को पहुंचा। बाद में जब माही और बाकी लोग ट्रिप पर गए, तब मीनाक्षी जी ने फिर से पैसे देकर ब्लैक मैजिक मास्टर को माही और उसके दोस्तों को मारने के लिए हायर किया। उसे ये भी पता था कि उस वक्त समीक्षा और युवराज भी माही के साथ थे, फिर भी उसने ये प्लान नहीं रोका। मीनाक्षी जी अपने ही बच्चों को भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी अटैच था। नेटिजन्स ने एक एक करके वीडियो खोला और देखा कि जेल में एक करीब 30 साल का थकाहारा आदमी स्टूल पर बैठा है। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, "ये सब मिसेज मेहरा के कहने पर किया गया था। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मैं जहरीले कीड़ों से माही को मार दूं। साथ ही ओबेरॉय फैमिली के तीनों बेटों को भी मारकर माही के साथ ही दफना दूं। अगर माही मर जाएगी, तो उसके बेटे युवराज से कोई भी मुकाबला नहीं करेगा।" वो आदमी थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, "मिसेज मेहरा ने ये भी कहा था कि अगर रास्ते में किसी और फैमिली के बच्चे मिलें, तो उन्हें भी छोड़ना नहीं है। सबको मार देना है।" ये बेरहम शब्द सुनकर वीडियो देखने वालों की रूह कांप गई। बहुत ज्यादा क्रूर। अगर किसी की मां ऐसी हो, तो कोई भी उससे रिश्ता तोड़ दे। इस खुलासे के तुरंत बाद तीसरा खुलासा भी सामने आ गया। तीसरे खुलासे में सबूतों की एक पूरी सीरीज थी। ये सबूत उस समय के थे जब मीनाक्षी जी ने पैसे देकर लोगों से युवराज और समीक्षा को गालियां दिलवाई थी। वो शब्द इतने गंदे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें उनकी अपनी मां ने ही बुलवाया है। पूरा इंटरनेट उबल पड़ा। क्या दुनिया में ऐसी मां भी होती है? ये सब पढ़कर डर लग रहा है। मीनाक्षी जी सच में बहुत बेरहम है। वो अपने ही बेटे को नहीं छोड़ती। उस ब्लैक मैजिक मास्टर के मुताबिक वो माही के आसपास के हर इंसान को मारना चाहती थी। इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? अब समझ आया कि युवराज और समीक्षा उससे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते थे। मैं होता तो मैं भी वही करता। मुझे लगता है मीनाक्षी जी पागल हो चुकी है। उसके पास युवराज जैसा काबिल बेटा है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। सच में समझ नहीं आता कि वो चाहती क्या है। युवराज भी बदकिस्मत है। सुना है अगर मीनाक्षी जी ने दखल न दिया होता, तो उसका माही से ब्रेकअप ही नहीं होता। नेटिजन्स लगातार चर्चा कर रहे थे। जैसे ही माही और युवराज के फैंस को ये सब पता चला, वो भी चुप नहीं बैठे। लोगों की भीड़ मीनाक्षी जी के सोशल मीडिया अकाउंट पर टूट पड़ी और उसे जमकर गालियां देने लगी। ये तीनों खुलासे लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में बने हुए थे। ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देख रहे थे और कुछ ही घंटों में ये मामला पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसी की चर्चा हो रही थी। मेहरा रेजिडेंस में माहौल बिल्कुल अलग था। हॉल के बीचों बीच सोफे पर मिस्टर मेहरा और उनकी पत्नी बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ समीक्षा चाय पी रही थी। घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे सुकून भी छिपा हुआ था। नैतिक जी का फोन लगातार बज रहा था। उन्होंने कुछ देर देखा, फिर बिना ज्यादा सोचे फोन बंद कर दिया। इतने सालों तक चुप रहकर सब सहने के बाद अब उन्हें किसी के दिलासे की जरूरत नहीं थी। अब उन्हें बस ये देखना था कि मीनाक्षी जी का अंजाम क्या होता है। नैतिक जी के पिता मोबाइल में ऑनलाइन कमेंट्स देखते हुए खुश होकर ताली बजा उठे। आज हमारी मेहरा फैमिली का बड़ा दिन है। इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। उनकी पत्नी मुस्कुराईं। हाँ, मैं किचन से कह देती हूं कि आज कुछ अच्छे डिशेस बने। बुजुर्ग महिला के चेहरे की झुर्रियां मुस्कान के साथ और गहरी हो गईं। उन्होंने समीक्षा का हाथ थपथपाया और प्यार से कहा, "समीक्षा, आज ही माही के घर से वापस शिफ्ट हो जाओ। हमारा घर अब रेनोवेट हो चुका है, तुम्हारा कमरा भी तैयार है।" उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में कितना वक्त बाकी है, इसलिए वो अपने पोते पोतियों के साथ बिताए हर पल को और भी ज्यादा कीमती मानने लगी थीं। हाँ, समीक्षा, अब वापस घर आ जाओ, घर में सबने एक साथ कहा।
समीक्षा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ठीक है। वैसे भी यहां से स्टूडियो ज्यादा दूर नहीं है, वापस आना सही रहेगा, युवराज मुस्कुराया। सिर्फ स्टूडियो में ही मत उलझे रहना। अब तुम्हें मेहरा कॉर्पोरेशन में भी सीखना चाहिए। सुना है पापा ने तुम्हारे लिए कंपनी में एक पोजीशन भी ढूंढ ली है। पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो। जब तक समीक्षा मेहरा कॉर्पोरेशन में नहीं आती, युवराज को चैन नहीं मिलता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसे फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़कर कंपनी संभालनी न पड़े। नैतिक जी भी मुस्कुराए। बिल्कुल। समीक्षा, बताओ कब आ रही हो कंपनी? कुछ दिनों में। माही का मामला सेटल होते ही मैं ज्वाइन कर लूंगी। अंकल, लेकिन आपको मुझे अच्छे से सिखाना पड़ेगा कि सीईओ कैसे बनते हैं, वरना मैं नहीं करूंगी, समीक्षा ने आधे मजाक आधे लाड़ में कहा। नैतिक जी हंस पड़े। ठीक है, ठीक है। ये तो मेरी जिम्मेदारी है, बुजुर्ग महिला ने चुपचाप अपनी आंखें पोंछ ली। सामने बैठी फैमिली को देखकर उनका दिल भर आया। यही वो घर था जिसका सपना उन्होंने पूरी जिंदगी देखा था। नैतिक जी के पिता भी उसी सुकून भरी नजर से पूरे परिवार को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। इंटरनेट पर चल रहे इस तूफान के बीच निकिता अरोड़ा ने भी एक पोस्ट अपडेट कर दी। ये पोस्ट आते ही पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख देने वाली थी। उसने लिखा, नताशा और मैं दोनों ही अपनी मां के अफेयर से पैदा हुए बच्चे हैं। अबीर का जैविक पिता ही नताशा और मेरा भी जैविक पिता है। यानी उस अनैतिक आदमी ने एक साथ दो फैमिलीज को तबाह किया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पिता हैं और वो मेरे गोद लेने वाले पिता हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे गोद लेने वाले पिता मेरी मां से तलाक लेकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। इस पोस्ट में निकिता ने सार्वजनिक तौर पर अबीर के साथ अपने रिश्ते का खुलासा कर दिया। साथ ही ब्लड रिलेशनशिप का टेस्ट रिजल्ट भी अटैच था, जो साबित करता था कि वो और अबीर खून के रिश्ते से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, पोस्ट में निकिता और नताशा का डीएनए टेस्ट भी था। कुछ ही मिनटों में इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। आज और कितने खुलासे होने वाले हैं? मतलब निकिता और नताशा सच में ट्विंस हैं। इसलिए दोनों इतनी मिलती जुलती लगती हैं। बस आंखों में हल्का फर्क है, वरना पहचानना मुश्किल हो जाता। क्या? नताशा और निकिता भी उसी अफेयर वाले आदमी की बेटियां हैं? उसने आखिर कितने बच्चे पैदा कर रखे हैं? नताशा की जैविक मां भी कोई अच्छी इंसान नहीं लगती। अगर नताशा के जैविक पेरेंट्स जिंदा हैं, तो फिर उसे ओबेरॉय फैमिली ने गोद कैसे लिया? ये तो बहुत अजीब है। मीनाक्षी जी और नताशा की जैविक मां दोनों ही उसी आदमी के लिए अपने पतियों को धोखा देती रहीं। सच में मन में जिज्ञासा हो रही है कि वो आदमी आखिर कितना चार्मिंग होगा। निकिता भी काफी बदकिस्मत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आदमी कितना बड़ा या ताकतवर है, जो किसी की फैमिली तोड़ता है, वो मरने लायक है। जब नेटिजन्स इस पर बहस कर ही रहे थे, तभी अबीर ने निकिता की पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया और नीचे लिखा, निकिता ने जो लिखा है, वो सब सच है। मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। जहां तक उस आदमी की पहचान की बात है। लेकिन यहीं आकर अबीर रुक गया। जिस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरा इंटरनेट बेताब था, उसी पर उसने चुप्पी साध ली। इससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। मुझे लगता है वो आदमी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम है, तभी नताशा को इतने अच्छे रिसोर्सेज मिलते रहे। वरना कोई आम आदमी इतना हिम्मती कैसे हो सकता है? जरूर वो आदमी बहुत अमीर, ताकतवर और हैंडसम होगा, तभी दो शादीशुदा औरतें उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा बैठीं। सबकी बातें सही लग रही हैं, लेकिन वो आदमी है कौन? कोई तो उसे एक्सपोज करो। हाँ, प्लीज, उसका भी खुलासा होना चाहिए। पूरा इंटरनेट अब बस उसी एक नाम का इंतजार कर रहा था। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। असली बेटी। इसी तरह देखते देखते प्लीज बताइए, वो आदमी आखिर है कौन? ये लाइन भी ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। नेटिजन्स अपना दिमाग खपा रहे थे, कोई अंदाजे लगा रहा था, कोई पुराने क्लू जोड़ रहा था। लोग बेचैनी में कान खुजा रहे थे, उंगलियां स्क्रॉल करते करते थक चुकी थीं, सबको बस मीडिया के अगले खुलासे का इंतजार था। कुछ ही मिनटों बाद
एक और मीडिया अकाउंट ने धमाका कर दिया। स्काई आई एंटरटेनमेंट एक्सक्लूसिव न्यूज़। हमें भरोसेमंद जानकारी मिली है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दार्शनिक एसोसिएशन का चीफ मास्टर प्रेम है। नीचे मास्टर प्रेम और तीनों बच्चों की तुलना वाली फोटो दी जा रही है। कृपया ध्यान से देखिए। एक लंबी तस्वीर जोड़ी गई थी। सबसे ऊपर मास्टर प्रेम की जवानी की फोटो थी और नीचे 3 तस्वीरें थीं नताशा, निकिता अरोड़ा और अबीर की। नेटिजन्स ने तस्वीर को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया, चारों चेहरों में समानता ढूंढने लगे। किसी ने मुंह की बनावट देखी, किसी ने नाक की हड्डी, किसी ने आंखों के कोने और किसी ने चेहरे की शेप। कुछ जोश में आए लोगों ने उन जगहों पर सर्कल बनाकर फोटो फिर से इंटरनेट पर डाल दी। और उसी पल सोशल मीडिया जैसे ठहर सा गया। पूरा इंटरनेट मान चुका था कि मास्टर प्रेम ही वो अफेयर वाला आदमी है, वही जिसने शादीशुदा औरतों को बहकाया था। कई लोग मास्टर प्रेम की पर्सनल जानकारी ढूंढने लगे। कोई उसका पुराना इंटरव्यू निकाल रहा था, कोई उसके शिष्यों की लिस्ट, तो कोई उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। उधर अरनिया जी की विला में नताशा सोफे पर आराम से बैठी थी और मास्टर नक्शबादल और माही की बहस को बड़े मजे से देख रही थी। उसका मूड बेहद अच्छा था। उसके हिसाब से अब सारे ब्लैक मैजिक मास्टर माही को परेशान करेंगे और वो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उभरती हुई सुपरस्टार बनेगी। नताशा पहले ही अपने दिमाग में वो सीन देख रही थी। एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़, कैमरे की फ्लैशलाइट्स और चारों तरफ उसका नाम। लेकिन इसी ख्याली दुनिया में अचानक उसे सीने महल की सी चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके शरीर से किस्मत छीन ली हो। उसके शरीर में एक अजीब सी थकान फैल गई, पूरा बदन भारी हो गया। लेकिन मैंने तो हाल ही में कुछ किया भी नहीं। फिर मेरी लक क्यों कम हो रही है? नताशा का माथा सिकुड़ गया। कहीं माही ने चुपके से मुझे जहर तो नहीं दिया? उसने चोरी छिपे माही की तरफ देखा। उसी पल, जो अब तक शांति से चाय पी रहे थे, मास्टर प्रेम ने अचानक मुंह से खून उगल दिया। उसके शरीर से सड़ांधसी आभा निकलने लगी, जैसे वो एक झटके में 10-12 साल बूढ़ा हो गया हो। शिट! उसके मन में गाली गूंज उठी। फिर से बैकलैश। उसके शरीर की लक दोबारा बहने लगी थी। मास्टर प्रेम, आप ठीक तो हैं? मास्टर नक्शबादल ने बनावटी चिंता दिखाते हुए पूछा। लिविंग रूम में मौजूद हर किसी की नज़र मास्टर प्रेम पर टिक गई। मास्टर प्रेम जवाब देने की हालत में नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा, उन पर तेजी से उम्र के धब्बे उभर आए थे। जो त्वचा पहले तनी हुई थी, वो सिकुड़कर झुर्रियों में बदल रही थी। उसके चमकदार नाखून भी कुछ ही सेकंड में खुरदुरे हो गए। वो फिर से बूढ़ा हो रहा था। मास्टर प्रेम का दिल दहल गया। उसने तेज नजरों से माही को देखा और ठंडी आवाज में बोला, माही, ये सब तुम्हारा कियादरा है ना? माही ने ही कुछ किया था, जिससे उसकी उम्र अचानक बढ़ गई। माही की आंखों में हल्की मुस्कान चमकी। आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ आपको ही दूसरों के खिलाफ साजिश करने की इजाजत है? और कोई करे तो गुनाह? अब सब साफ हो चुका था। लक के बैकलैश में मास्टर प्रेम सबके सामने फिर से बूढ़ा हो गया था। मास्टर प्रेम ने दांत पीसते हुए माही को घूरा। तुमने आखिर किया क्या है? जब तुमने हाथ उठाया है, तो फिर मुझे भी दोष मत देना। अब उसे माही से जल्दी निपटना ही होगा। माही ने ठहाका लगाया। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कमजोर को बुली करने के काबिल भी हैं या नहीं। बातें तो कोई भी कर लेता है। आपके जैसे ढेर सारे डींग मारने वाले बूढ़े मैंने देखे हैं, हर एक दूसरे से ज्यादा कमजोर। ये शब्द मास्टर प्रेम के लिए सीधे दिल पर वार थे। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी जब कोई उसे बूढ़ा कहे। और माही ने तो खुलेआम बूढ़ा कह दिया था। वो वही हमला करना चाहता था। लेकिन उसे याद था, इस विला में सिर्फ वही और माही नहीं थे, मास्टर नक्शबादल भी मौजूद था। अगर वो माही से भिड़ा और दोनों घायल हो गए, तो आखिर में मास्टर नक्शबादल अगर दोनों को मार दे, तो सबसे बड़ा नुकसान उसी का होगा। मास्टर प्रेम ने दिमाग घुमाया और मास्टर नक्शबादल की तरफ देखा। मास्टर नक्शबादल, माही बहुत ज्यादा घमंडी हो गई है। क्यों न हम मिलकर आपके शिष्य का बदला लें? माही को मारने के बाद वो मास्टर नक्शबादल से भी हिसाब बराबर कर लेगा।
आखिर ताकत में वो मास्टर नक्श बादल से ऊपर ही था। मास्टर नक्श बादल झट से खड़ा हो गया। मैं तो कब से अपने शिष्य का बदला लेना चाहता था। अगर मास्टर प्रेम मेरी मदद कर रहे हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। भविष्य में मैं आपको जरूर बड़ा एहसान लौटाऊंगा। पक्का, मास्टर प्रेम ने ठंडेपन से जवाब दिया। वो भी खड़ा हो गया और अपनी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के साथ माही की तरफ देखने लगा। मास्टर नक्श बादल ने अपना हथियारों वाला बैग खोला और उसमें से हरे रंग की रोशनी से चमकता हुआ एक लंबा वेप निकाला। उसकी आंखों में जहर भरी नफरत साफ दिख रही थी। उसने वेप को हवा में घुमाते हुए माही की तरफ झपट्टा मारा और दहाड़ते हुए बोला, माही, आज ही तुम्हारी डेथ डेट है। वह लंबा वेप जहर में डूबा हुआ था। अगर माही उसे जरा सा भी छू लेती तो उसकी मौत तय थी। लिविंग रूम में खड़ी अरनिया जी और नताशा यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह गईं। कुछ ही सेकंड बाद दोनों के मुंह से चीख निकल गई और वे डर के मारे भागकर कोने में छिप गईं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वे बस इतना जानती थीं कि अगर जिंदा रहना है तो तुरंत खुद को बचाना होगा, क्योंकि इस वक्त वे दोनों सिर्फ मीट शील्ड बन चुकी थीं। अरनिया जी का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। क्या मास्टर प्रेम यहां माही से सुलह करवाने नहीं आया था? फिर अचानक उसने माही पर हमला क्यों कर दिया? माही ने बिना घबराए अपनी मैजिक पावर से एक लंबी तलवार बनाई और पूरे कंट्रोल के साथ मास्टर नक्श बादल के व्हिप पर वार किया। जोरदार झटके के साथ व्हिप उसके हाथ से छूटकर खिंचता हुआ माही की तरफ आ गया। माही ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम अपना हथियार भी ठीक से पकड़ नहीं सकते तो लड़ने का क्या मतलब है? बेहतर है भाग जाओ, अभी भी टाइम है। यह कहकर उसने व्हिप जमीन पर फेंक दिया। मास्टर नक्श बादल पूरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ आधे महीने में माही इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी जो उसने पूरा दम लगाकर हमला किया था उसमें भी वह माही का मुकाबला नहीं कर पाया। मगर वह ये बात जाहिर नहीं कर सकता था। उसने जबरदस्ती गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। इतना घमंड मत दिखाओ। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तब तुम्हें असली ताकत का मतलब समझ आएगा। दोनों फिर से लिविंग रूम में भिड़ गए। एक तरफ मास्टर नक्श बादल था और दूसरी तरफ पूरी तरह कंट्रोल में खड़ी माही। साइड में खड़ा मास्टर प्रेम बेचैनी से यह सब देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। यह मास्टर नक्श बादल सच में बेकार निकला। इतनी उम्र होने के बाद भी वह माही को हरा नहीं पा रहा था। मास्टर प्रेम ने मौका देखकर चुपचाप कुछ हिडन वेपन माही की तरफ फेंक दिए। उन वेपन में खतरनाक किलिंग ऑरा छुपी हुई थी। अगर माही उनसे टच हो जाती तो वह अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल नहीं कर पाती। माही ने फुर्ती से सारे हिडन वेपन से बचते हुए जोर से कहा, बूढ़े आदमी, पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे समझ आ गया था कि तुम कितने चालाक और जहरीले हो। न सिर्फ तुम दूसरों की शादी में दखल देते हो बल्कि तुम्हारे कई बच्चे भी हैं। नताशा, कियारा और रेशमा शर्मा, ये तीनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। यह सुनते ही कोने में छिपी नताशा पूरी तरह जड़ हो गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माही क्या कह रही है। माही की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने आगे कहा, सालों पहले जब मैं गायब हुई थी तब भी वही था जिसने सारा खेल रचा। तुमने नताशा की मां से मुझे उठवाया और जानबूझकर अरनिया जी को वेलफेयर होम तक ले गए ताकि वे नताशा को गोद ले लें। यह सब तुम्हारी साजिश थी। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता। लिविंग रूम में मौजूद हर इंसान ने यह बातें साफ सुनी। मास्टर नक्श बादल ने जानबूझकर अपने हमले की रफ्तार धीमी कर दी ताकि माही सब कुछ बोल सके। अचानक बेनकाब हो चुके मास्टर प्रेम का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी नजर से माही को देखते हुए पूछा, तो तुम्हें सब कुछ पता है? उसने यह सब इतनी सफाई से किया था कि उसे कभी नहीं लगा था कि माही सच्चाई तक पहुंच पाएगी। माही ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो? मैं अब परफेक्टेड रियल में हूं। तुम्हारा कर्ज तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन में माही की सारी यादें गायब हो चुकी थीं। उसे यह तक याद नहीं था कि वह कैसे खो गई थी। लेकिन जैसे ही वह ग्रेट फुलफिलमेंट रियल में पहुंची, उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। तब उसे पता चला कि मास्टर प्रेम ने उसकी यादों पर कर्ज लगाया था।
5 साल की उम्र में उसका भाई उसे बाहर लेकर गए था। सड़क किनारे स्ट्रीट थे तो उसे एक तरफ खड़ा करके देखने चले गए। उसी दौरान नताशा की बायोलॉजिकल माँ ने उसे ड्रग देकर उठा लिया। अगर रास्ते में उसके मास्टर ने उसे बचाया न होता तो वह कब की किसी गांव में चाइल्ड ब्राइड बन चुकी होती। मास्टर प्रेम के होठों पर धीरे धीरे क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। जैसे ही मुझे इसका पता चला मैंने तुम्हें निशाना बना लिया। इसमें तुम्हारी ही गलती है। इतना कहकर उसने एक इंकस्टोन निकाला जिसमें भयानक किलिंग ऑरा भरी हुई थी। उसने उसमें से बलेफुल ऑरा निकालकर एरो का रूप दिया और माही पर हमला कर दिया। माही ने एरो से बचते हुए कहा, तो आखिरकार तुमने कबूल कर ही लिया। यह सुनते ही अर्निया जी के पैरों से ताकत निकल गई और वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं। उनका चेहरा सदमे से सफ़ेद पड़ चुका था। उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि उनकी असली बेटी उनसे छीन ली गई थी और जिसे उन्होंने सालों तक अपनी बेटी माना वह भी किसी की साजिश का हिस्सा थी। जिस मास्टर प्रेम पर उन्होंने इतना भरोसा किया वही नताशा का बायोलॉजिकल पिता निकला। सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। और वह इतने सालों तक सिर्फ एक बेवकूफ की तरह ठगी जाती रही थी। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए।